साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज से हम लोग एथिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें टोटल 11 लेक्चर हैं। 11 लेक्चर में पूरा एथिक्स है जो पीसीएस के लिए होने वाला है। आप जिस भी स्टेट पीसीएस में एथिक्स सिलेबस में है वहाँ अगर आप देते हैं तो इतने में से हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। एथिक्स की बुक आती है दृष्टि की, आप उसे ले सकते हैं या किसी और पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन नहीं बता रहा हूँ, फिर भी जो है बता रहा हूँ कि बेहतर रहेगा दृष्टि ले लीजिए, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एथिक्स की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं और शुरुआत में ही जो है हम बता देना चाहते हैं कि पूरी 11 क्लासेस होंगी। इन 11 क्लासेस में हम देखेंगे कि एथिक्स है क्या और किस प्रकार। सिलेबस अगर आपको देखना है पूरा मेंस का कि मेंस में सिलेबस में क्या क्या आता है, तो वीडियो बनाया हुआ है मैंने। सिलेबस जो है डिटेल्ड उसमें बनाया है। उसमें जो है एथिक्स का पूरा सिलेबस मैंने बताया है कि एथिक्स में कौन कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि एथिक्स के जो जो टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पूछे जाने की संभावना है वो हैं नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध पूछा जाएगा, अभिवृत्ति पूछा जाएगा जिसे एटीट्यूड कहते हैं, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी वाला, निष्पक्षता पूछा जाएगा, भावनात्मक समझ पूछा जाएगा। उसके अलावा भारत तथा विश्व के अनेक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान पूछे जाएंगे। साथ साथ पूछा जाएगा लोक प्रशासन, जिसमें जो है सिविल सेवा मूल्य पूछा जाएगा और नीति शास्त्र पूछा जाएगा। फिर शासन व्यवस्था में ईमानदारी पूछा जाएगा, जिसमें लोक सेवा की अवधारणा वगैरह पूछा जाएगा और केस स्टडीज़ पूछी जाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है क्योंकि सिर्फ एक ही है, इथिक्स का है, जीएस पेपर 4। और काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं बच्चे। मैंने देखा है 250 अंकों में बहुत सारे बच्चे जो है 150, 160, 170 अंक तक प्राप्त किए हैं इथिक्स में। और इसी तरह जो है निबंध का भी है। निबंध में भी काफ़ी अच्छे जो है अंक प्राप्त करते हैं बच्चे। तो एथिक्स में 150 तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 120-30 तक अगर आप 130 तक ले आते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, 250 अंकों में। और साथ साथ जो है केस स्टडीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। केस स्टडीज़ भी हम देखेंगे, कैसे केस स्टडीज़ लिखनी है, कैसे पढ़नी है, कैसे उसको समझना है, वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कोई वो क्लासेस नहीं है थ्योरी वाली कि जो है मैं बता दूं और सुन लें और ख़त्म हो जाए। आपको कॉपी पेन निकाल लेना है और लिखते जाना है, क्योंकि लिखवाया जाएगा। 11 क्लासेस हैं, 11 क्लासेस में पूरी 11 क्लासेस लिखवाई जाएंगी आपको। बेहतर ये है कि आप लिखते जाइए। ठीक है, अगर आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस चैनल पे है। मैंने एक डिटेल सिलेबस का वीडियो, पिछला वाला वीडियो यही बनाया है, वो जाके देख लीजिएगा। उसमें डाला है आईएएस मेंस का सिलेबस है, डिटेल्ड वीडियो। उसमें हर एक पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो पूरा डिटेल है, वो ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा रहे कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या हमें पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो आपको कैसे आइडिया लगेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बेहतर यही है, यूपीएससी कभी सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है, आपसे उतना ही पूछता है जितना ज़रूरी है। तो उतना ही पढ़िए जितना यूपीएससी पूछ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एथिक्स का जो है सिलेबस। आप देख ही लिए हैं, और नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए। तो देखिए एथिक्स में हमसे फ़िलासफ़ी भी पूछी जाती है। फ़िलासफ़ी का थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जो दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं। साइकोलॉजी भी देखने को मिलेगी। साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान, जो कि अभिवृत्ति तथा संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, और अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड, तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान। उसके बाद सोशियोलॉजी, आपको समाजशास्त्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आपको इथिक्स में देखने को मिलेंगी तो इथिक्स पढ़ने के बाद जो है आपको ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा कि क्या इथिकल है, क्या मोरल है। ठीक है, क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। तो लिखना शुरू करिए। टॉपिक नंबर 1 आज शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 देख लीजिए। मैंने हर एक टॉपिक, 8 टॉपिक हैं जो हैं, 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक को मैंने अलग अलग बता दिया है, आप
वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ऑटो टॉपिक में कहाँ से क्या पूछ रहा है, तो पहले टॉपिक में जो है जो पूछा जा रहा है वो लिखना शुरू करिए। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 डाल लीजिए। प्रश्न पहला, नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? क्या मनुष्य के सभी कर्मों को नैतिक या अनैतिक माना जा सकता है? नैतिक या अनैतिक माना जा सकता है? क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न, मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? क्वेश्चन मार्क। मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ? मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ? क्वेश्चन मार्क। वे शाश्वत होते हैं या अस्थायी? वे शाश्वत होते हैं या अस्थायी? क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न लिखिए, किसी समाज में नैतिक व्यवस्था किन आधारों पर बनती है? किन आधारों पर बनती है? क्वेश्चन मार्क। व्याख्या करें, व्याख्या करें। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 4, किसी व्यक्ति का कोई कृत्य नैतिक है या अनैतिक? नैतिक है या अनैतिक? क्वेश्चन मार्क। इसका निर्णय किन आधारों पर किया जा सकता है? इसका निर्णय किन आधारों पर किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। लिख लिया। अगला लिखिए, प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में अंतर और संबंध स्पष्ट करें। निम्नलिखित में अंतर और संबंध स्पष्ट करें। नंबर 1, धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता। नंबर 2, कानून और नैतिकता। कानून और नैतिकता। नंबर 3, अपराध और पाप। अपराध और पाप। लिख लिए। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 6, मूल्यों का विकास समाज के सदस्यों में किस प्रकार होता है? मूल्यों का विकास समाज के सदस्यों में किस प्रकार होता है? क्वेश्चन मार्क। स्पष्ट करें, स्पष्ट करें, फुल स्टॉप। अगला प्रश्न लिखिए, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता में क्या अंतर होता है? नैतिकता में क्या अंतर होता है? क्वेश्चन मार्क। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता में क्या अंतर होता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो
ये हो गए हमारे प्रश्न। इन प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, जो नहीं आएगा उसे बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा। वापस जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, चाहे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक है। और जो प्रश्न ये दिए गए हैं, इनको अगर आप एथिक्स पढ़ चुके हो तो खुद से लिख के जो है मुझे भेजिएगा, मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगा, ठीक है। तो एथिक्स क्या है, ये हमें जानना है। एथिक्स जो है, एथिक्स को दो पार्टों में बांटा जाता है। एक तो नीति शास्त्र जिसे कहते हैं, और दूसरा कहते हैं नैतिक व्यवस्था या नैतिकता, ठीक है। नीति शास्त्र में हम विषय और अनुशासन है, ठीक है, ये देखते हैं। नीति शास्त्र विषय भी है और अनुशासन भी है। नीति शास्त्र हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, और अनुशासन है इसके रूप में भी देखते हैं। एथिक्स का दूसरा रूप नैतिक व्यवस्था होता है, जिसमें यह नैतिकता होता है, ठीक है। तो अब एथिक्स तो ये हो गया। दर्शन क्या है, दर्शन भी हमें पढ़ना है। दर्शन में हम देखते हैं कि ज्ञान मीमांसा एक होता है, एपिस्टेमोलॉजी जिसको बोलते हैं, सबकी इंग्लिश लिखते जाइएगा। दर्शन जो है एक रूप में ज्ञान मीमांसा होता है, जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम जो है देखेंगे कि ज्ञान की बातें क्या हो सकती हैं, क्या ज्ञान क्या है वो देखेंगे, ठीक है। फिर अगला देखेंगे तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मेटाफिजिक्स, जिसमें हम ईश्वर, आत्मा, जगत, इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे नीति मीमांसा क्या है, जिसे नीति शास्त्र यानी एथिक्स कहते हैं दर्शन में। तो दर्शन का तीसरा रूप एथिक्स जो होता है उसे ही हमें पढ़ना है, जिसे उद्देश्य या साधन कहा जाता है, ठीक है। उद्देश्य की जो पूर्ति होती है या जो साधन की पूर्ति होती है वो हमें देखना है, ठीक है। यानी दर्शन में हमें जो है एथिक्स पढ़ना है, नीति मीमांसा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नीति शास्त्र क्या है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र हेडिंग डाल लीजिए, लिखना शुरू करिए। लिखिए, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र दर्शन की एक प्रमुख शाखा है। दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, शाखा है जो नैतिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों, जो नैतिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर विचार करती है। नीति शास्त्र दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, जो नैतिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर विचार करती है। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, दर्शन की तीन शाखाओं, दर्शन की तीन शाखाओं, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, और नीति शास्त्र में, और नीति शास्त्र में गहरा संबंध है, गहरा संबंध है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के उचित साधनों, उचित साधनों, उचित साधनों तथा प्रामाणिकता, तथा प्रामाणिकता जैसे प्रश्नों पर, जैसे प्रश्नों पर विचार करती है, विचार करती है। सेमीकॉलम, सेमीकॉलम जानते हैं ना, कॉमा के ऊपर जो है डॉट लगा देते हैं छोटा सा, तो वो हो जाता है सेमीकॉलम, ठीक है। प्रश्नों पर विचार करती है, सेमीकॉलम। तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा ईश्वर, ईश्वर, आत्मा, आत्मा
तथा जगत के अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों पर विचार करती है। अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों पर विचार करती है, पूर्ण विराम। जबकि नीति मीमांसा का विषय क्षेत्र नैतिक मूल्य, नैतिक आचरण, नैतिक व्यवस्था, व नैतिक दुविधाएं इत्यादि हैं। पूर्ण विराम। गहराई में देखें तो नीति शास्त्र मूलतः दो विषयों पर केंद्रित है। डैश लगा के लिखिए नीचे। नंबर 1, मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन मार्क। मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, इस उद्देश्य की पूर्ति के वैध व समुचित साधन कौन से हैं? वैध व समुचित साधन कौन से हैं? इस उद्देश्य की पूर्ति के वैध व समुचित साधन कौन से हैं? क्वेश्चन मार्क। लिख लेंगे। यानी नीति शास्त्र जो हमारा है वो मूलतः दो विषयों पर केंद्रित है। कौन कौन? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के वैध मतलब लीगल और समुचित साधन कौन से हैं, ठीक है। तो नीति शास्त्र में यही हमें जो है पढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जहां तक जीवन के उद्देश्य क्या प्रश्न है, जहां तक जीवन के उद्देश्य का प्रश्न है, चारवाक को छोड़कर शेष आठों भारतीय दर्शन मोक्ष या निर्वाण को काम में मानते हैं, पूर्ण विराम, और उसकी प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्गों जैसे ज्ञान मार्ग किसका है? ब्रैकेट में लिख लीजिए शंकराचार्य, ब्रैकेट में शंकराचार्य, फिर कॉमा लगा के योग मार्ग ब्रैकेट में पतंजलि, कॉमा लगा के कर्म मार्ग ब्रैकेट में मीमांसा
तथा भक्ति मार्ग ब्रैकेट में वैष्णव वेदांत की व्याख्या करते हैं पूर्ण विराम। पश्चिम के भी कुछ विचारक जैसे स्पिनोजा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे स्पिनोजा मोक्ष जैसी कल्पनाएं करते हैं पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वर्तमान समय में इहलोकवाद का महत्व बढ़ा है और बहुत से व्यक्ति जीवन का उद्देश्य परलोक में नहीं खोजते, वे अपना तथा अपने समाज या देश का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास करना ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं पूर्ण विराम। और अपने स्वधर्म के अनुसार उसमें भूमिका निभाना उचित साधन मानते हैं पूर्ण विराम। उचित साधन मानते हैं पूर्ण विराम। तो ये हो गया हमारी परिभाषा नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र की परिभाषा क्या कहती है? कहती है कि मानव जीवन का जो उद्देश्य क्या है वो जानना है हमको, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुचित साधन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। और चीज़ें हमने देखी, जिसमें ज्ञान मीमांसा में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। नीति शास्त्र में ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा में उचित साधनों और प्रामाणिकता का प्रयोग करके प्रश्नों पर विचार किया जाता है। ठीक है, कि जो है ज्ञान है क्या। तत्व मीमांसा में हमें ईश्वर, आत्मा, जगत, इनसे जुड़े प्रश्नों को देखा जाता है। और नीति मीमांसा में हमें नैतिक मूल्यों, नैतिक आचरण, नैतिक व्यवस्था, नैतिक दुविधाएं यानी कंसाइंस क्या हैं वो हमें देखनी होती है। ठीक है, तो यही आगे चल के हमें पढ़ाई करनी है इसी की। ठीक है, तो नैतिक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र क्या है ये हमने देखा कि जो है जहाँ तक जीवन का प्रश्न है, और जो है चारवाक को छोड़कर जो आठों भारतीय हैं, जिसमें कि ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सारी चीज़ें जो हैं, और जिसमें शंकराचार्य, पतंजलि, मीमांसा
और वैष्णव वेदांत हैं, इनकी व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं अलग अलग। ठीक है, इनके जो है अलग अलग मार्ग हैं मोक्ष प्राप्त करने के, निर्वाण प्राप्त करने के। ठीक है, और जो वर्तमान समय है, जो अभी का समय चल रहा है, इस समय लोग जो है परलोक को ज़्यादा नहीं मानते हैं कि परलोक को माने जो है इस समय इहलोक मतलब इसी संसार को उद्देश्य जो है ज़्यादा बढ़ गया है, परलोक का नहीं। ठीक है, वो इसी में रहना चाहते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास करना चाहते हैं अपना। ठीक है, और अपने धर्म के अनुसार अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं कि उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, यही हमें देखने को नीति शास्त्र में मिलता है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, नैतिक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र। हेडिंग डाल लीजिए, नैतिक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र। ये देखेंगे, नैतिक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र। लिखिए, नंबर एक, नैतिक व्यवस्था के रूप में, नैतिक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र, नीति शास्त्र सापेक्ष वस्तुनिष्ठ अवधारणा है, सापेक्ष वस्तुनिष्ठ अवधारणा है। नैतिक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र सापेक्ष वस्तुनिष्ठ अवधारणा है। फुल स्टॉप। सापेक्ष वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य, सापेक्ष वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य समाज में नैतिक नियमों, समाज में नैतिक नियमों को लेकर एक सामान्य सहमति से है, एक सामान्य सहमति से है। पूर्ण विराम। ध्यान रखने की बात यह है कि इन नियमों में कठोरता होने के बावजूद लचीलेपन की गुंजाइश रहती है, लचीलेपन की गुंजाइश रहती है। लिख लिए, पूर्ण विराम। नंबर दो, प्रत्येक नैतिक व्यवस्था कुछ नैतिक नियमों का, प्रत्येक नैतिक व्यवस्था कुछ नैतिक नियमों का परामर्श भी देती है, परामर्श भी देती है। अर्थात क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कामा क्या नहीं, इन्वर्टेड कामा में लिखना है। क्या करना चाहिए, कामा क्या नहीं, फिर कामा क्या, इन्वर्टेड कामा में क्या लिखना है, और फिर इन्वर्टेड कामा में चाहिए का यही भाव नीति शास्त्र को नैतिक व्यवस्था में परामर्श से युक्त बनाता है।
परामर्श से युक्त बनाता है? क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। अब देखेंगे समाज क्या है। ठीक है, समाज जब बनता है तो समाज में सामाजिक नियंत्रण भी स्थापित होते हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण कैसे? समाजीकरण से या दंड या पुरस्कार से। ठीक है, जो हमारा आसपास का समाज है, अब समाज तो है, लेकिन इस समाज को सामाजिक नियंत्रण कैसे प्राप्त है? या तो वो सामाजिकरण करता है, ठीक है, कुछ नए नियम, कुछ प्रतिमान बनाता है, या तो दंड या पुरस्कार से जो है समाजीकरण होता है उसका। ठीक है, मतलब सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। सामाजीकरण कैसे? परिवार से बनता है समाज, स्कूल से, पीयर ग्रुप से, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से। पीयर ग्रुप यानी जो दोस्त यार होते हैं स्कूल में, या आपके जो मित्र यार हैं जो आपके हर काम में सहयोग करते हैं, वो पीयर ग्रुप उसे कहते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण कैसे हो गया? किसी भी व्यक्ति का या किसी बच्चे का, कैसे? परिवार से, स्कूल से, पीयर ग्रुप से या कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से। उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए? उस पर नियंत्रण दंड या पुरस्कार से रखा जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा कोई उद्दंडता किया, कोई व्यक्ति किया, तो उसके साथ क्या करना है ये समाज तय करता है। ठीक है, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, उन सब से जो है उस पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं इस तरह बनी हैं, ठीक है, जिससे समाज जो है अच्छे से चल पाता है। ठीक है, अब जो बच्चे होते हैं, देखिए, बच्चे जो होते हैं वो सोशल होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं। बच्चे अगर पैदा होगा, एक 1.5 साल का रहेगा या 1 साल का रहेगा या 6 महीने का रहेगा, वो सामाजिक तो होगा नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं समाज क्या है। ठीक है, आसपास को जानता ही नहीं है। लोग बताते हैं कि ये तुम्हारे पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, ठीक है, तभी उसको पता चलता है। अदरवाइज क्या जाने वो कि समाज क्या है। ठीक है, तो सोशलिस्ट नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होता है। ठीक है, अनसोशल भी नहीं होता, असामाजिक भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे लगे कि वो समाज के बाहर का है। ठीक है, एंटी सोशल भी नहीं होता, समाज विरोधी भी नहीं होता है बच्चा, और साथ साथ ए सोशल भी नहीं होता है। ना समाज का विरोधी होता है, ना सामाजिक होता है, ना सामाजिक होता है, जिसे ए सोशल कहते हैं। ठीक, तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चे ए सोशल होते हैं। उनको पता ही नहीं है कि समाज आखिर है क्या। सामाजिक है, सामाजिक भी नहीं होता, असामाजिक भी नहीं होता, ना ही समाज विरोधी होता है। तो बच्चों का कुछ ऐसा है। तो बच्चों के लिए जो है दंड या नियंत्रण जो है, दंड या पुरस्कार जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है वो चीज़ों की समझ नहीं होती है जो उसको एक्चुअल में चाहिए होता है। ठीक है, दंड पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? डांट दिया जाता है, थोड़ा बहुत पुचकार दिया जाता है बच्चे को। ठीक है, उस पर नियंत्रण उसके जो है पेरेंट्स लगाते हैं, समाज नहीं लगाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नैतिक व्यवस्था क्या है और नैतिकता क्या है। इथिकल ऑर्डर और मोरल ऑर्डर जो है क्या है। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, नैतिक व्यवस्था क्या है, नैतिकता या नैतिकता क्या है, इथिकल ऑर्डर या मोरल ऑर्डर। डाल लीजिए हेडिंग, नैतिक व्यवस्था क्या है या नैतिकता क्या है, इथिकल ऑर्डर या मोरल ऑर्डर। लिखिए, नैतिक व्यवस्था या नैतिक व्यवस्था या नैतिकता, नैतिक व्यवस्था या नैतिकता समाज के संचालन की, समाज के संचालन की, समाज के संचालन की अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य
शर्त है, कॉमा, जब एथिक्स या नीति शास्त्र को सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है, सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है, तो इसे ही नैतिकता या नैतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं, तो इसे ही नैतिकता या नैतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पूर्ण विराम। जल्दी जल्दी लिखना सीखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना 20 क्वेश्चन, उसमें लिखना पड़ता है ना जब 20 क्वेश्चन मेंस में, तो समझ में आ जाता है। 3 घंटे के टाइम में हमको ठीक ठाक शब्द लिखने होते हैं। जब 4000 शब्द लिखने पड़ेंगे तो हमें काफ़ी समय लगता है। ठीक, 4000 शब्दों के लिखने में उंगलियां टूट जाती हैं। तो जल्दी जल्दी लिखना सीखिए और हैंड राइटिंग के साथ। ठीक, आगे लिखिए। नैतिक व्यवस्था, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। नैतिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो समाज के सदस्यों के लिए समुचित मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों का निर्धारण करती है, कॉमा, और प्रयास करती है कि सभी व्यक्तियों का व्यवहार उन्हीं के अनुरूप विनियमित हो सके, कि सभी व्यक्तियों का व्यवहार उन्हीं के अनुरूप विनियमित हो सके। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए कॉमा लगा के लिखे, यदि समाज का मूल्य शांति के पक्ष में है, तो व्यक्तियों को क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाया जाएगा। पूर्ण विराम। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत तथा नहीं करने वाले व्यक्तियों को
तथा नहीं करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा। पूर्ण विराम। अब जैसे देखिए उदाहरण यही दिया है कि यदि समाज का मूल्य शांति के पक्ष में, जैसे मान लीजिए भारत जो है शांति समझौते के लिए बहुत कुछ करता है, या किसी राज्य में, किसी प्रदेश में, किसी जिले में जो है शांति बनाए रखना चाहती सरकार, लेकिन अगर उद्दंड लोग जो है उद्दंडता करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पत्थरबाजी कर दी, ठीक है, या कोई राइट्स हो गया, कोई दंगा हो गया, कोई फसाद हो गया, कोई मॉब लिंचिंग हो गई, तो क्या होगा? यदि सरकार या जिला या कोई भी जो है शांति के पक्ष में है, घर में ही है, अब घर की बात ले लीजिए, घर में कोई उद्दंडता करता है, तो अगर पूरे घर चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन कोई उद्दंडता करता है, तो उसके लिए फिर दंड का प्रावधान है कि नहीं है? उसको जो है नियंत्रण में रखा जाता है, उसको दंड दिया जाता है, ठीक है। तो यही है कि जो है समाज जो है दंड की व्यवस्था करता है। पीछे हमने देखा ना कि समाज जो है दंड की व्यवस्था भी करता है, अगर समाज में बने रहना है तो, ठीक। आगे देखते हैं, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ध्यातव्य है कि जन्म के समय मानव शिशु ना तो सामाजिक ना असामाजिक और ना ही समाज विरोधी होता है। पूर्ण विराम। वह समाज से पूर्णतः अपरिचित होता है। पूर्ण विराम। तटस्थ होता है। पूर्ण विराम। यदि उसे सामाजिक मूल्य ना सिखाया जाए तो ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति से समाज में अराजकता फैल सकती है। पूर्ण विराम। इसलिए बचपन से ही परिवार, विद्यालय और सामाजिक संस्थाएं बच्चों को ऐसे मूल्य सिखाते हैं,
जिससे वे प्रायः समाज के साथ सहमति की स्थिति में रहें सहमति की स्थिति में रहें। पूर्ण विराम। इस प्रक्रिया को सामाजीकरण कहा जाता है। पूर्ण विराम। और यह किसी न किसी मात्रा में जीवन भर चलती है। और यह किसी न किसी मात्रा में जीवन भर चलती है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सार यह है कि समाज के सफल संचालन के लिए नैतिक व्यवस्था आवश्यक है। पूर्ण विराम। और सामाजिक संदर्भों में एथिक्स का अर्थ इस व्यवस्था से ही होता है। ठीक है, लिख लिए। यानी समाज के सफल संचालन के लिए नैतिक व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। अगर ये समाज में बहुत ज़्यादा लूट मार, अपराध और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो क्या होगा? क्या हमारा समाज चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो समाज को सफल अगर चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तो हमको सबसे पहले क्या देखना होगा? हमारी नैतिक व्यवस्थाएं, हमारी कानून व्यवस्थाएं, ये सब अच्छे तरीके से चलें। जैसे मान लीजिए कि आप डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, ठीक है, अधिकारी बनेंगे। आप जब उस जिले में रहेंगे तो उस जिले को सफल चलाने के लिए, अच्छी तरीके से चलाने के लिए क्या चाहेंगे? आपका जिला अपराध मुक्त हो, ठीक है, लोग नैतिक व्यवस्थाएं लोग पालन करें, ठीक है, लोग जो है नियमों का पालन करें, अनुशासन में रहें, तभी भाई समाज ये चल पाएगा, तभी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से चल पाएंगी। ऐसे तो चल नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या होना है? नैतिक होना है, जिससे ये समाज अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये कैसे होगा? तो नैतिकता आएगी कैसे? नैतिकता जो है वो कैसे आएगी? नैतिकता आएगी विचारों से, भावनाओं से, कसौटियों से। कसौटी क्या हो सकती है? कसौटी हो सकती है कृत्य। जो हम कर्म अच्छे करते हैं, जो कृत्य करते हैं, एक्शन करते हैं, मतलब वो उससे आएगी। तो अब देख लेते हैं, अगर जो है हमारा जो भावनाओं और एक्शन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं हुआ या हुआ जो है, तो उससे क्या हो सकता है? ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट आप भी बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है। यदि इंटेंशन है किसी चीज़ को लेके और एक्शन भी है, तो उससे क्राइम हो सकता है। मान लीजिए जो है कुछ करने का इंटेंशन है और आपने कृत्य भी वैसे कर दिया, तो वो एक अपराध की श्रेणी में, जैसे क्राइम। ठीक है, इंटेंशन भी हो और एक्शन भी हो, कृत्य भी हो, तो क्राइम आएगा। इंटेंशन हो लेकिन एक्शन ना हो तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, और इंटेंशन ना हो लेकिन एक्शन हो तो वो छोटा अपराध होगा, गलती से हो जाना जिसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंटेंशन है किसी को मारना और आपने वो मार भी दिया उसको, तो क्या हो गया? वो क्राइम हो गया। आपका इंटेंशन है कि किसी को मारना है लेकिन आपने मारा नहीं, तो क्राइम नहीं है, आपने सिर्फ सोचा।
सोच लेने से जो है कुछ हो नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं किसी की हत्या हम कर दें, लेकिन आपने उसकी हत्या नहीं कर दी तो वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा भी और वो किया भी तो वो अपराध है। जैसे आपका इंटेंशन नहीं है लेकिन एक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को धक्का लग गया, ठीक है, और वो गिर गया, उसको चोट लग गई। आपका इंटेंशन नहीं था, आपका वैसा कुछ नहीं था कि मैं जो है उसको धक्का दे दूं और गिर जाए, उसको चोट लग जाए। आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक्शन हो गया, धक्का लग गया और वो गिर गया, उसको चोट लग गई, ठीक है, तो वो छोटा मोटा अपराध है, मतलब गलती से होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह फ्लो चार्ट से हम समझेंगे कि किस तरह जो है हम अपने कृत्यों को करते हैं, किस तरह जो है हम अपने कृत्यों को सुधार सकते हैं, समझेंगे कि कृत्य क्या है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, आगे फ्लो चार्ट बनाइए। देखिए कृत्य क्या होते हैं। कृत्य होते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। कृत्य जो है ऐच्छिक होते हैं, अनैच्छिक। ऐच्छिक क्या होते हैं? ऐसे जो वॉलंटरी होते हैं, यानी होशो हवास में किए जाने वाले, मतलब अपनी इच्छा से कर देना। तो जैसे ऐच्छिक कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 सचेतन कृत्य। सचेतन कृत्य क्या होते हैं? यानी कॉन्शियस, आपने एकदम सोच समझ के किया। वो नैतिक भी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है, निर्नैतिक भी हो सकता है। सोच समझ के मतलब कॉन्शियस किया। आदतन करने वाले कृत्य हो सकते हैं, यानी हैबिचुअल, ठीक है। दो प्रकार के ऐच्छिक कृत्य होते हैं, एक सचेतन होते हैं कॉन्शियस, और आदतन। इसके बारे में अभी आगे देखेंगे, ठीक। अनैच्छिक कृत्य कैसे हो सकते हैं? अनैच्छिक कृत्य इनवॉलंटरी होते हैं, जैसे हो गया हो, अपने आप कोई चीज हो गया हो अनैच्छिक, वो निर्नैतिक कृत्य की श्रेणी में आते हैं। ना अनैतिक है ना जो है नैतिक है, वो निर्नैतिक होता है। जो नैतिक ना हो ना अनैतिक हो, वो निर्नैतिक होता है। जैसे अपने आप हो जाए, अनैच्छिक हो जाए वो कृत्य, जैसे बच्चे कुछ कर दिए, बीमार व्यक्ति, मनोरोगी, बीमार व्यक्ति मान लीजिए कोई बीमार है और उससे कुछ थोड़ा मोड़ा गलती हो गई हो, बच्चों से कुछ गलती हो गई। मनोरोगी जो होते हैं पागल, मानसिक विक्षिप्त, ठीक है। स्वप्न में आपसे कुछ हो गया हो, अचानक से कुछ हो गया हो, या दुर्घटना में कुछ हो गया हो, आपका इंटेंशन वैसा नहीं था कुछ ऐसा करना है, ठीक है, लेकिन आपसे हो गया, गलती से हो गया हो, ठीक है, तो अनैच्छिक कृत्य की श्रेणी में आते हैं। कृत्य 3 प्रकार के होते हैं, नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक, ठीक। आगे एक एक करके देखेंगे नैतिक कृत्य कौन से हैं, नैतिक कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए, आचरण। आचरण, आचरण, वही देखेंगे कृत्यों के बारे में कि कृत्य एक्चुअल में होते क्या हैं। तो आचरण पहले हेडिंग डालिए, लिखिए नैतिकता का संबंध, नैतिकता का संबंध, नैतिकता का संबंध यद्यपि हमारे, यद्यपि हमारे, यद्यपि हमारे विचारों, विचारों, कामा भावनाओं से, कामा भावनाओं से भी होता है, भावनाओं से भी होता है, पूर्ण विराम, किंतु नैतिकता की अंतिम कसौटी, किंतु नैतिकता की अंतिम कसौटी, अंतिम कसौटी किसी प्रकार के कृत्य ही, किसी प्रकार किसी व्यक्ति के कृत्य ही, किसी व्यक्ति के कृत्य ही होते हैं, किंतु नैतिकता की अंतिम कसौटी किसी व्यक्ति के कृत्य ही होते हैं, पूर्ण विराम। कृत्य 2 प्रकार के होते हैं, कृत्य 2 प्रकार के होते हैं,
कृत्य दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण विराम। कृत्य दो प्रकार के होते हैं, डैश लगा के लिखिए, सॉरी डैश लगा के लिखिए, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक, पूर्ण विराम। ऐच्छिक और अनैच्छिक, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, ऐच्छिक कृत्य वे हैं, ऐच्छिक कृत्य वे हैं, ऐच्छिक कृत्य वे हैं जो व्यक्ति सोच समझकर, जो व्यक्ति सोच समझकर कामा अपने होशो हवास में करता है, अपने होशो हवास में करता है, होशो हवास में करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, पूर्ण विराम लगा के लिखिए, दूसरे शब्दों में कहें तो, दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कृत्यों के मूल्य में, ऐसे कृत्यों के मूल्य में, ऐसे कृत्यों के मूल्य में संकल्प स्वातंत्र, संकल्प स्वातंत्र, ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रीडम ऑफ विल। इंग्लिश भी जानते रहिए क्योंकि एथिक्स की हिंदी काफ़ी कठिन होती है, ठीक है। संकल्प स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ विल, निहित होता है, निहित होता है, पूर्ण विराम। इसके विपरीत, इसके विपरीत दूसरे प्रकार के कृत्य वे हैं, दूसरे प्रकार के कृत्य वे हैं दूसरे प्रकार के कृत्य वे हैं जो व्यक्ति सोच समझकर नहीं करता, जो व्यक्ति सोच समझकर नहीं करता, अपितु उससे हो जाते हैं, अपितु उससे हो जाते हैं, पूर्ण विराम। ऐसे कृत्य अनैच्छिक कृत्य होते हैं, ऐसे कृत्य अनैच्छिक कृत्य होते हैं, अनैच्छिक कृत्य होते हैं, पूर्ण विराम। जैसे, जैसे जैसे किसी बीमार या मानसिक विक्षिप्त, जैसे किसी बीमार या मानसिक विक्षिप्त, मानसिक विक्षिप्त, मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा किसी के प्रति अनुचित आचरण, किसी के प्रति अनुचित आचरण, किसी के प्रति अनुचित आचरण अथवा किसी बच्चे द्वारा, अथवा किसी बच्चे द्वारा दुर्घटनावश होने वाला कोई कृत्य, दुर्घटनावश होने वाला कोई कृत्य, फुल स्टॉप। नीचे की लाइन से लिखिए,
नैतिकता की परिधि में, नैतिकता की परिधि में केवल वही कृत्य आते हैं जो व्यक्ति के ऐच्छिक कृत्य हैं, जो व्यक्ति के ऐच्छिक कृत्य हैं, जो व्यक्ति के ऐच्छिक कृत्य हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी आदत का शिकार है, किसी आदत का शिकार है, तो उसके आदतन कृत्यों को भी ऐच्छिक कृत्य ही माना जाएगा, ऐच्छिक कृत्य ही माना जाएगा, कौमा, क्योंकि आदत का विकास उसके स्वतंत्र निर्णयों का परिणाम था, पूर्ण विराम। किसी व्यक्ति के अनैच्छिक कृत्यों के आधार पर उसे नैतिक या अनैतिक, किसी व्यक्ति के अनैच्छिक कृत्यों के आधार पर उसे नैतिक या अनैतिक नहीं ठहराया जा सकता, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मनुष्य के सभी कार्य नैतिक अथवा अनैतिक ही हों, यह आवश्यक नहीं। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें इन दोनों वर्गों में रखना संभव नहीं है। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्यास लगने पर पानी पी लेना
पानी पी लेना, ऐच्छिक कृत्य होते हुए भी, ऐच्छिक कृत्य होते हुए भी ऐच्छिक कृत्य होते हुए भी नैतिक या अनैतिक नहीं है, नैतिक या अनैतिक नहीं है, पूर्ण विराम। चूंकि इस कृत्य से, चूंकि इस कृत्य से समाज का लाभ नहीं हो रहा, समाज का लाभ नहीं हो रहा, समाज का लाभ नहीं हो रहा, कॉमा, इसलिए यह नैतिक कृत्य, इसलिए यह नैतिक कृत्य नहीं है, इसलिए यह नैतिक कृत्य नहीं है, सेमीकोलन। और चूंकि इससे किसी का, और चूंकि इससे किसी का, इससे किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा, कॉमा, इसलिए यह अनैतिक कृत्य भी नहीं है, इसलिए यह अनैतिक कृत्य भी नहीं है, भी नहीं है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र में ऐसे कृत्यों को, ऐसे कृत्यों को ऐसे कृत्यों को निर्नैतिक कृत्य, निर्नैतिक कृत्य, ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉन मोरल एक्शन, नॉन मोरल एक्शन कहते हैं, कहते हैं, पूर्ण विराम। हमारे सभी अनैच्छिक कृत्य, हमारे सभी अनैच्छिक कृत्य तो अनिवार्यतः निर्नैतिक होते ही हैं, तो अनिवार्यतः निर्नैतिक होते ही हैं, पूर्ण विराम। ऐच्छिक कृत्यों में से, ऐच्छिक कृत्यों में से, ऐच्छिक कृत्यों में से बहुत सारे कृत्य, बहुत सारे कृत्य निर्नैतिक हो सकते हैं, ऐच्छिक कृत्यों में से बहुत सारे कृत्य निर्नैतिक हो सकते हैं, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, नैतिकता के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में दो शब्द विशेष महत्व के हैं, दो शब्द विशेष महत्व के हैं, कॉमा लगा के, आचरण तथा मूल्य, आचरण तथा मूल्य, फुल स्टॉप। आचरण का संबंध,
आचरण का संबंध व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों से है। व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों से है। ऐच्छिक कार्यों से है। पूर्ण विराम। कोई व्यक्ति सामान्यतः किस प्रकार के ऐच्छिक कृत्य करता है? किस प्रकार के ऐच्छिक कृत्य करता है, कॉमा, इससे उसकी नैतिकता या अनैतिकता का एक मोटा मोटा खाका बनने लगता है। डैश लगा के लिखिए। इसे ही चरित्र कहते हैं। इसे ही चरित्र कहते हैं। इसे ही चरित्र कहते हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। जब हम किसी का चरित्र समझने लगते हैं, जब हम किसी का चरित्र समझने लगते हैं, जब हम किसी का चरित्र समझने लगते हैं तो किसी स्थिति में वह क्या आचरण है, तब हम इसका पूर्वानुमान भी कर सकते हैं। फुल स्टॉप। पूर्वानुमान भी कर सकते हैं। फुल स्टॉप। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई जो लिखा हमने। यानी नैतिकता क्या है? कोई व्यक्ति के कर्म से, मतलब वो कोई कार्य करता है, उससे हमको पता चलता है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। अब जैसे एक उदाहरण बीच में हमने लिखा कि अगर किसी को प्यास लगी है और उसने पानी पी लिया, तो भाई वो उसका ऐच्छिक कृत्य है, मतलब उसने अपनी इच्छा से किया। लेकिन पानी पी लेना भाई नैतिक या अनैतिक नहीं है। इससे समाज का लाभ भी नहीं होता है, इससे समाज को हानि भी नहीं होती है पानी पी लेने से। तो ये क्या हो सकता है? ये कृत्य ऐसा हो सकता है कि ये निर्नैतिक है। ठीक है, यानी नैतिक भी नहीं है और अनैतिक भी नहीं है। तो क्या हो गया? निर्नैतिक, यानी नॉन मोरल एक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो है कि जो समाज है वो जो है किसी व्यक्ति के कृत्यों से जानता है कि व्यक्ति का कृत्य नैतिक है या अनैतिक है। यानी हमने आचरण भी देखा। हाँ, यानी नैतिकता के दो क्षेत्र होते हैं, जो जैसे आचरण तथा मूल्य। ठीक है, आचरण और मूल्य दो क्षेत्र होते हैं। इसमें हमने जाना कि आचरण का संबंध जो होता है वो व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों से होता है, मतलब जो व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किस प्रकार के कर्म करता है वो उसके नैतिकता या अनैतिकता पर निर्भर करता है। ठीक है, जब वो नैतिक होगा तो अच्छे कर्म करेगा, अनैतिक होगा तो बुरे कर्म करेगा। तो इससे उस व्यक्ति के चरित्र को हम ठीक ठीक समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या चरित्र बुरा है। ठीक।
इस स्थिति में आचरण क्या है कि हम पूर्व अनुमान भी कर सकते हैं, मतलब उस व्यक्ति का आचरण कैसा है इससे हम पहले से जान सकते हैं कि व्यक्ति के कृत्यों को देख के हम जान सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे मूल्य क्या है, व्यक्ति के मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज जिसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए मूल्य, वैल्यूज। डालिए, लिखिए। मूल्य वह है जिसका मूल्य या कीमत होती है, मतलब मूल्य कुछ ऐसा होता है व्यक्ति के जिसकी कोई कीमत हो, वैल्यू हो। ठीक है, जैसे नंबर 1, उसका मूल्य आदर्श भी हो सकता है। पहला, आदर्श में साध्य होता है। ठीक है, साधन साध्य आगे हम देखेंगे क्या है। ठीक है, सोपान क्रम, मूल्यों का सोपान क्रम भी हो सकता है, जिसे हेरारकी इंग्लिश में कहते हैं। सोपान क्रम मतलब मतलब कौन सा मूल्य सबसे नीचे रहना चाहिए, कौन सा मूल्य सबसे ऊपर रहना चाहिए, वो सोपान क्रम होता है। ठीक है, मूल्यों का सोपान क्रम होता है। मूल्य वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, मूल्य सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक, ये सब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, मूल्य वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं, मूल्य स्थिर भी हो सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं। लिखते जाइए ये सब। ठीक है, मूल्य स्थिर भी हो सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं, यानी इंग्लिश में मूल्य स्थिर मतलब स्टैटिक्स या डायनेमिक, दोनों में से कोई हो सकते हैं। स्थिर या गतिशील में देश या स्थान ले सकते हैं, काल या समय ले सकते हैं, वातावरण या परिस्थिति उस पर भी निर्भर करता है। देश स्थान पे भी निर्भर करता है कि उस देश या स्थान का जो मूल्य है वो कैसा है। अब जैसे सीरिया वगैरह है, ठीक है, या जो है जहाँ पे आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, उस कंट्री के मूल्य कैसे हैं। ठीक है, कोई काल या चक्र हो। अब जैसे पुराने समय के जो मूल्य थे वो आज के समय के मूल्य कम हैं या नहीं के बराबर हैं, या आज के समय के जो मूल्य हैं वो पुराने समय में मूल्य नहीं थे। वातावरण या परिस्थिति भी निर्भर करती है, यानी जैसे वातावरण परिस्थिति के कैसे, जल में रहने वाले लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई जो है किसी आइसलैंड पे रहता है। ठीक है, ऐसा कोई जो है टापू वगैरह पे रह रहा है, उसके मूल्य अलग होंगे। ट्राइबल्स एरिया में रहने वाले लोगों के मूल्य अलग होंगे। लेकिन जो जैसे हम जो है समतल भागों में रहने वाले व्यक्तियों के मूल्य अलग हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मूल्य अलग हैं। ठीक है, तो ये देश काल और वातावरण पे निर्भर करता है। ठीक है, मूल्य। अब वस्तुनिष्ठ मूल्य और आत्मनिष्ठ मूल्य को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे चल के इसके बारे में लिखेंगे भी। वस्तुनिष्ठ मूल्य में पहले तो हो सकता है शांति का मूल्य। ठीक है, शांति का मूल्य हो सकता है, न्याय का मूल्य हो सकता है, समानता का मूल्य हो सकता है, लोकतंत्र का मूल्य हो सकता है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव मूल्य क्या हो सकते हैं, वो जो शांति का मूल्य हो सकते हैं, न्याय का मूल्य हो सकते हैं, समानता का मूल्य हो सकते हैं, लोकतंत्र के मूल्य हो सकते हैं हमारे। जो वस्तुनिष्ठ मूल्य होते हैं वो पूर्णतः निश्चित होते हैं, इसको मानने की बाध्यता होती है, लेकिन इसमें राय का महत्व तो नहीं होता है। ठीक है, मानने की बाध्यता होती है लेकिन राय का महत्व तो नहीं होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मूल्य में। और आत्मनिष्ठ मूल्य जो हमारे होते हैं उसमें राय का महत्व तो होता है लेकिन मानने की बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, आगे चल के एक एक करके हम इनको देखेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार वस्तुनिष्ठ मूल्य क्या है, आत्मनिष्ठ मूल्य क्या है। ठीक, तो चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू करिए। ठीक है, लिखिए। मूल्य की व्याख्या, मूल्य की व्याख्या, मूल्य की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से होती है, अपने अपने तरीके से होती है। पूर्ण विराम। जैसे अर्थव्यवस्था में, जैसे अर्थव्यवस्था में
जैसे अर्थव्यवस्था में जिसकी जितनी मांग है जिसकी जितनी मांग है उसका उतना मूल्य है, उसका उतना मूल्य है, उसका उतना मूल्य है, कॉमा नीति शास्त्र में जो अनुचित है, जो अनुचित है वह मूल्यहीन है, वह मूल्यहीन है, वह मूल्यहीन है, मूल्यहीन है। और सौंदर्य शास्त्र में और सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र में जो सुंदर है, जो सुंदर है वह मूल्यवान है, वह मूल्यवान है, पूर्ण विराम। मूल्यों का अर्थ, मूल्यों का अर्थ, मूल्यों का अर्थ सबसे गहरे नैतिक, सबसे गहरे, सबसे गहरे नैतिक आदर्शों से होता है, नैतिक आदर्शों से होता है, नैतिक आदर्शों से होता है, पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए शांति, शांति, कामा न्याय, कामा न्याय, कामा सहिष्णुता, कामा सहिष्णुता, कामा आनंद, शांति, कामा न्याय, कामा सहिष्णुता, कामा आनंद, कामा ईमानदारी, 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 कामा समयबद्धता, कामा समयबद्धता, आदि प्रसिद्ध मूल्य, आदि प्रसिद्ध मूल्य हैं, आदि प्रसिद्ध मूल्य हैं, पूर्ण विराम। मूल्यों के संबंध में, मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है, मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है, समाज की समझ होती है कि वे सामाजिक, कि वे सामाजिक जीवन को संभव, जीवन को संभव, सामाजिक जीवन को संभव व श्रेष्ठ बनाने के लिए, व श्रेष्ठ बनाने के लिए, व श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। लिख लिए। अब देखिए जो हमने क्या देखा, मूल्य में
मूल्य में हमने देखा कि इसका जो है मूल्य एक्चुअल है क्या। मूल्य जो है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमने देखा देश काल वातावरण जो है, जैसे मैंने बताया कि ना देश काल वातावरण पे निर्भर करता है कि किस प्रकार के मूल्य लोगों के हो सकते हैं। मूल्य वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं, ठीक है। मूल्यों का अपना एक सोपान क्रम यानी हायरार्की होती है। मूल्य स्थिर भी हो सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अपने अपने तरीके के होते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था में जितनी मांग है उतना मूल्य है, ठीक है। मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, ठीक है। कोई मूल्य उचित है या अनुचित है, यह भी देखा गया, ठीक है। मतलब सौंदर्य शास्त्र में जो सुंदर है वह मूल्यवान है, और नीति शास्त्र में जो अनुचित है वो मूल्यहीन है, ठीक। मूल्यों का अर्थ सबसे गहरे नैतिक आदर्शों से होता है, ठीक। जैसे शांति का मूल्य, न्याय का मूल्य, सहिष्णुता का मूल्य, आनंद का मूल्य, ईमानदारी का मूल्य, समयबद्धता का मूल्य, ये सभी जो है प्रसिद्ध मूल्य हैं, ठीक है। मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है कि वो सामाजिक जीवन को संभव व श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है। यानी मूल्य हमारे लिए सबसे आवश्यक है। हमारे क्या वैल्यूज़ हैं ये हमको जानना बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर शांति है, ईमानदारी है, न्याय प्रियता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े मूल्य हैं हमारे, ठीक है। इन मूल्यों से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। तो मूल्य कैसे मिलेंगे? मूल्य मिलेंगे कठोर परिश्रम से। कठोर परिश्रम से सफलता मिलेगी, ठीक है। सफलता से गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा, और गरिमापूर्ण जीवन से सुख या आनंद मिलेगा। लोग कहते हैं सुखों का मूल्य सबसे बड़ा मूल्य होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम की मेहनत कर रहे हैं, या जीवन में कुछ भी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा अचीव करने के लिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। सफलता जब आपको मिल जाएगी तो क्या होगा? ढेर सारा रुपया, धन, सम्मान, ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे होगा आपका गरिमापूर्ण जीवन शुरू हो जाएगा। आप जो अभी जो है तंगी से झेल रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली की यही प्रॉब्लम होती है, बहुत तंगी से चलते हैं, ठीक है। पैसे की हमेशा कमी होती है, ठीक। तो अभी अगर आपका जो जीवन है वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं, जो एक्चुअल में आपको चाहिए लग्जरियस लाइफ, ये लग्जरियस लाइफ नहीं भी चाहिए तो, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज़ें हो जाए तो मैं बहुत अच्छे से लाइफ जी सकूं, तो उससे क्या होगा? आप गरिमापूर्ण जीवन जिएंगे, सफलता जब आपको मिल जाएगी। और गरिमापूर्ण जीवन जब आप जीने लगेंगे तब लगेगा कि हाँ मुझे सुख या आनंद की अनुभूति हो रही है, ठीक है। लगेगा कि हाँ अब एक्चुअल में सुख मिला है जो मुझे चाहिए था, ठीक है, ठीक। तो यही है मूल्यों का। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, पहला लेक्चर। इसी तरह हमारे टोटल 11 लेक्चर हैं। 11 लेक्चर में पूरा इथिक्स है, ठीक है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप लिखते जाइए, पूरा लिख लेंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे तो आप आंसर लिखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक ठाक आप आंसर लिख पाएंगे। बार बार रिवाइज करेंगे तो पीसीएस में इससे बाहर शायद ना पूछा जाए। अगर और ज़्यादा पढ़ना है, यूपीएससी के लिए पढ़ना है, ये तो पीसीएस के लिए है, ठीक है। यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो उसके लिए आप बुक ले लीजिए, ठीक है। दृष्टि की बुक आती है एथिक्स की, वो आप ले लीजिए, उससे आपका हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आप सिर्फ पीसीएस देना चाहते हैं तो पीसीएस में इससे बाहर नहीं आएगा। मैं इतना कुछ बता दूंगा कि इससे बाहर पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक। तो आज का वीडियो हमारा जो है यहीं तक है। मूल्य के बारे में और हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, देखेंगे कि मूल्य क्या है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला लेक्चर था, आज हमने शुरुआत की लेक्चर की, पहले लेक्चर की, ठीक है। इसी तरह 11 लेक्चर हैं। लिखना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझना भी बहुत ज़्यादा है। तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ऐसे जो है चाय नाश्ता करते हुए ना क्लास करिएगा, ठीक ठीक क्लास को लिखिएगा, समझिएगा, तभी क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको और किसी भी जो है चैनल पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो आप मेरे जुड़े हैं चैनल से, आप परिवार है मेरा, तो ये करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।